और आइए अब शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज पहले दिन पीएम विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम के पास पुदिमदका में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें अन्य परियोजनाओं के साथ साथ विशाखापट्टनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री अनकापल्ली जिले के नाकापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की नींव भी रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क से हजारों नौकरियों का सृजन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र यानी KRIS सिटी की आधारशिला भी रखेंगे और इस परियोजना से भी लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। इसके बाद पीएम विशाखापट्टनम में एक रोड शो भी करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है। बड़ी सौगात यहाँ मिलने जा रही है। ना सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात की जाए, बल्कि और भी जो परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 2 खासतौर से इन परियोजनाओं की अगर बात की जाए जो कि इसको समर्पित करेंगे देश को, और उसी में जब हम बात करते हैं ना सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन हब की जब बात की जा रही है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ जो अन्य परियोजनाएं हैं, सड़क और रेल मार्ग की अगर बात की जाए, किस तरीके से आर्थिक विकास होता है, बल्कि वहीं जब बल्क ड्रग पार्क की हम बात कर रहे हैं या चेन्नई बेंगलुरु गलियारे की, खासतौर से औद्योगिक गलियारे की बात की जा रही है, तो इसके साथ जो रोज़गार के अवसर हैं वो बड़ी संख्या में निकलते हुए नजर आएंगे। KRIS सिटी की भी अगर बात की जाए तो इसके ज़रिए भी माना जा रहा है करीब 1 लाख करीब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के जो अवसर हैं उनका सृजन होगा, जिस वजह से जो विकास है वो और तीव्र गति के साथ हो सकेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। हालांकि इन परियोजनाओं के न सिर्फ शिलान्यास उद्घाटन के बाद बल्कि विशाखापट्टनम में एक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो करीब 2 लाख करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी शुरुआत आज से होने जा रही है। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि जिस तरीके से जब देश में विकास की बात कही जाती है, उसी तर्ज पर राज्यों का विकास हो सके। जो राज्य उनका विकास होगा, राज्य विकसित होंगे तो देश को विकसित बनाने में मदद मिल सकेगी। और किस तरीके से जो दौरा है अहम है, जो परियोजनाएं वो अहम है, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह, जो कि जुड़ चुके हैं विशाखापट्टनम से, और खासतौर से राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले नीरज, आपके पास मैं आना चाहूँगा। कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं, और उसमें भी जब हम ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात कर रहे हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना, किस तरह का इसका असर नज़र आएगा, और वहाँ पे आज जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे किस तरह की तैयारियाँ फिलहाल अब अंतिम चरण में हैं? क्योंकि देखिए, मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो ग्रीन एनर्जी है उसका उत्पादन करना है नवीनीकरण ऊर्जा के तहत, और उसके लिए तमाम जो विकल्प हैं वो खोजे जाने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री लगातार इसका संकेत भी देते रहे और बड़े पैमाने पर इसको देश में कैसे लागू किया जाए उसकी चिंता भी करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है, खासतौर से ग्रीन एनर्जी को लेकर, ये एक बड़ा बदलाव है देश के अंदर जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसके क्षेत्र में। आप देखें कि जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं अपने वाहनों में या फैक्ट्रियों में, उसमें CO2 का उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वातावरण में मिलती है, जिसकी वजह से न केवल प्रदूषण होता है बल्कि कई तरह की जो बीमारियां वो भी होती हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा तो उससे 2 तरह की चीजें उत्सर्जन होंगी। एक तो एनर्जी और दूसरा पानी। ये दोनों ही वातावरण के अनुकूल हैं क्योंकि हरित ऊर्जा है और किसी भी तरह से जो नुकसान है वो नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, आप देखें कि प्रति वर्ष हम करीब 1 लाख जो करोड़ रुपए हैं वो खर्च करते हैं जो फ्यूल है उसके आयात करने में, तो वो आयात है वो भी घटेगा और देश का जो पैसा है
वो भी बचेगा। तो इस लिहाज से ये परियोजना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आप अगर देखें कि आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है, एक हब बनाया जा रहा है, जी। उसका जो असर है पूरे देश में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखें कि और भी कई तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, कई तरह की परियोजनाएं जिनकी शुरुआत या लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे, जी। जिसमें आप देखें कि औषधि पार्क एक बनाना है, बल्क पैमाने पर औषधि जी। पार्क। उसका असर ये होगा कि बड़े पैमाने पर एक तो रोजगार जनरेट होंगे, इसके साथ साथ ही जो औषधि है, खासतौर से जो दवाइयाँ हैं, वो किफ़ायती और कम कीमतों पर लोगों को उपलब्ध होंगी। इसके साथ साथ मेडिकल सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, उनको इसका बड़ा जो फ़ायदा है वो मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह पर उपलब्ध होगा उनके लिए। और जी। साउथ में आप देखें कि मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी जो तरक्की है वो साउथ ने की है, तो उसका जो लाभ है पूरे उत्तर भारत के जो लोग हैं उनको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही आप देखें कि रेलवे को लेकर कई सारी परियोजनाएं हैं, और जी। दक्षिणी तट बिल्कुल, पर उस बारे में भी रेलवे जोन का जो जानकारी हम ले मुख्यालय लेते है हैं। उसकी आधारशिला रखी जी। जाएगी। तो ये तमाम प्रोजेक्ट हैं जो जी। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री उनको शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसका जो लाभ है जी। वो सीधे तौर पर आंध्र प्रदेश के लोगों को मिलेगा, लेकिन पूरे दक्षिण भारत में उसका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, व्यापक स्तर पर इसका जो असर है वो देखा जा सकेगा। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, खासतौर से अगर देखा जाए जिस तरीके से जो रेलवे की जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बल्कि कहीं ना कहीं और मजबूती देने के प्रयास जो हैं वो किए गए हैं, और उसी के परिणाम अब धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। आज खासतौर से जो रेलवे परियोजनाओं का जिक्र अभी नीरज भी कर रहे थे, इनको अगर देखा जाए कितनी महत्वपूर्ण और किस तरीके से इसके जरिए लगातार कनेक्टिविटी को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए मुकुल, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 18वां रेलवे का जो कोस्टल जोन है, साउथ कोस्टल जोन, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखेंगे, और इसी के साथ देश को 18वां जो जोन है उसका तोहफा मिलेगा। हम जानते हैं कि 17 जोन अब तक देश में है, और 68 डिवीजन रेलवे का संपूर्ण हिंदुस्तान में रेल के बेहतरीन नेटवर्क को संचालित करता है। यह जो साउथ कोस्टल जोन होगा, या कहीं ना कहीं जो बाल्टेर डिवीजन अभी वर्तमान में है, इसको 2 हिस्सों में विभक्त किया जाएगा, और एक हिस्से को विजयवाड़ा में मर्ज कर एक नए जोन की परिकल्पना जो की गई है वो की जाएगी। इसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में रोजगार के अवसर तलाशने में मिलेंगे, और निश्चित तौर पर रेल कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण भारत में एक बड़ी समृद्धि आएगी। ईसीआर, जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है हाजीपुर में बिहार में, जब उसकी स्थापना हुई थी उससे पहले कि बिहार की तस्वीर आप देखिए, और जब ईस्ट सेंट्रल जोन बिहार में बन गया तो बिहार, उत्तर प्रदेश समेत जो पूर्वी भारत के तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों में रेल का नेटवर्क बिछ गया। मधेपुरा और छपरा में रेल के कारखाने लग गए। तो इस तरीके से ये जो साउथ कोस्टल जोन होगा, इस जोन की स्थापना के बाद दक्षिण भारत में रोजगार के जहां अवसर मिलेंगे, वहीं पर्यटन का जो एक बड़ा अवसर है, पर्यटन का एक बड़ा अवसर भी यहाँ पर हाथ लगेगा लोगों को। जो टूरिज्म के लिए लोग यहाँ पर दक्षिण भारत के सैर सपाटे के लिए लोग आते हैं, उनके लिए भी कई बेहतरीन ट्रेनों का तोहफा मिल सकता है। नई नेटवर्क जब बिछेगी तो वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन जो है विशाखापट्टनम तक हो रहा है। मुझे याद है कि मैं सिकंदराबाद, हैदराबाद से यहाँ पर वंदे भारत में ट्रेवल कर पहुंचा था विशाखापट्टनम, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया था। तो इस तरह की कई ट्रेनों के संचालन से संपूर्ण दक्षिण भारत को एक बड़े रेल नेटवर्क का तोहफा मिलेगा, और साउथ कोस्टल जोन यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का एक द्वार खोलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रोजगार का जो द्वार है वो भी खुलता नजर आएगा। और खासतौर से नीरज, हम अपने दर्शकों को भी यही बता रहे थे कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी कि जो राज्यों का विकास है उसमें भी गति आ सके, और बिना किसी भेदभाव के, या हम कह सकते हैं बिना किसी जो पार्शलिटी वो किस तरह की नज़र नहीं आती। अब जो राज्यों का विकास है लगातार वो किया जा रहा है, और उसी कड़ी में जब आंध्र प्रदेश में आज इन बड़ी परियोजनाओं के आधारशिला रखी जा रही है, उद्घाटन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी विकसित भारत का जो रहा है, जो दिशा है, उसमें और सहायक सिद्ध होंगे। देखिए, बिल्कुल होंगे। और आप देखें कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, मोदी सरकार ने तय किया है, और ये लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब संपूर्ण भारत के जो राज्य हैं एक साथ मिलकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ें। और यही कारण है कि आप देखें, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हम साउथ की बात करें,
पूरब की बात करें, पश्चिम की बात करें, तमाम योजनाओं को इस तरीके से मोदी सरकार लागू करती है कि जो राज्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें, और जी। जब राज्य तरक्की करेंगे निश्चित तौर पर जो देश है वो भी आगे बढ़ेगा। आप देखें कि इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो परियोजना है, खासतौर से तिरुपति जिले के अंदर जो औद्योगिक स्मार्ट सिटी के तौर पर प्रधानमंत्री उसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं, और जी। ये बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जी। उसको एक तरीके से बूस्ट करेगा, और बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा, बड़े पैमाने पर जो रोजगार हैं वो भी जनरेट होंगे। तो हम जब तक सभी संपूर्ण राज्यों का विकास और उसकी मार्ग को लेकर आगे नहीं चल सकते, हम देश की तरक्की की बात नहीं कर सकते। और इसी का जो ताना बाना है प्रधानमंत्री पिछले 10-11 साल से लगातार बोल रहे हैं कि तमाम जो राज्य हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए, ताकि इस देश को 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त किया जा सके। जी बिल्कुल, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ विशाखापट्टनम में एक जो बताया जा रहा है कि रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा शाम में। बिल्कुल बिल्कुल, रोड शो का आयोजन किया जाएगा। हमारे कैमरामैन आपको इन दृश्यों को दिखाएंगे कि ये देखिए कि ये रोड शो का पूरा जो हिस्सा है, और इस समय हम उसी रोड शो वाली जो जगह है वहीं पर मौजूद हैं, और करीब 2 किलोमीटर के बीच में ये रोड शो है। और तैयारियां आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तैयारियां हो गई हैं इस रोड शो की, और जो उम्मीद की जा रही है कि करीब 2 लाख के करीब जो पब्लिक है जी। प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और प्रधानमंत्री खुद उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उनके बीच में पहुंचेंगे। 4:30 बजे के आसपास ये रोड शो शुरू होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए जो जी। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्राउंड है वहां पर पहुंचेंगे, जी। और 2 लाख करोड़ की जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश के लोगों को सौगात देंगे। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी सौगात जो है आज मिलेगी। फिलहाल नीरज और राजेश, आज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज ना सिर्फ प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो बड़ी सौगात मिलेंगी, और इन परियोजनाओं में ना सिर्फ रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं जो की लागत 19,500 करोड़ से अधिक की है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अनेक परियोजनाएं जिनके ज़रिए ना सिर्फ जो विकास है उसको गति मिलती हुई नजर आएगी। अब आइए बात करते हैं